हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं एम श्रीनिवास, जो कि भारतीय चिंतक हैं और हमारे यूजीसी नेट और आरपीएससी सिलेबस में हैं। इससे पहले ज़रूरी सूचना यह है कि अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 9 AM और 9 PM पर लाइव क्विज कराया जाता है। हमारा टेलीग्राम चैनल लगभग 4 साल से चल रहा है, तो आप ज्वाइन ज़रूर कीजिए। इससे आपको जो है एग्ज़ाम में प्रैक्टिस के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो आइए देखते हैं एम श्रीनिवास के संबंध में। तो एम श्रीनिवास जो है, इनका पूरा नाम जो था मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास था। इनका जो जन्म है 16 नवंबर 1916 मैसूर के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 30 नवंबर 1999 को बेंगलोर में इनका जो है देवहासन या मृत्यु हुआ था। इनकी जो दीक्षा या शिक्षा दीक्षा थी वह ब्राह्मण परंपराओं एवं ब्राह्मणत्व में प्रशिक्षण में भी हुई थी। इनके अलावा अन्य शिक्षा स्तर जो उनके है, आगे देखते हैं। श्रीनिवास ने बृहद स्तर के समाजशास्त्री सामान्यीकरण को मानव शास्त्री लघु सूक्ष्मदर्शिता पर प्रयोग करके देखा। तो इन्होंने जो कहा कि इनका जो मेथड था, तो जो बृहद स्तर पे सिद्धांत थे उनके सामान्यीकरण को इन्होंने मानव शास्त्र के लघु आधार पर देखने का प्रयास किया है। लघु समुदायों के मानव शास्त्रीय अध्ययनों की परंपरा प्रारंभ की गई थी इनके द्वारा। इन्होंने MA LLB और PhD बम्बई विश्वविद्यालय से किया है और DPhil जो है, DPhil की उपाधि इन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से मिला है। तो इनकी जो शैक्षिक योग्यताएं थी वो इन्होंने MA किया है, LLB किया है और PhD जो है ये सब मुंबई विश्वविद्यालय में हुआ था। और PhD जो इनका हुआ था वह GS घुरिये के सानिध्य में हुआ था। इन्हें जो है इनकी सफलताओं के लिए, रिसर्च के लिए DPhil ऑक्सफोर्ड विद्यालय से इन्हें सर्टिफिकेट दिया गया था। इनके गुरु या ये GS घुरिये के विद्यार्थी थे। बड़ौदा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने। सर्वप्रथम इन्होंने बड़ौदा विश्वविद्यालय में अपनी जो है व्यावसायिक जीवन का आरंभ किया था और दिल्ली विश्वविद्यालय में भी कुछ समय तक प्रोफेसर रहे। इसके बाद इन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज में इन्हें समाजशास्त्र इकाई के सीनियर फेलो के रूप में भी यह कुछ दिन तक रहे थे। इसके बाद इन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ बेंगलोर में वे विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में भी रहे कुछ समय के लिए। उसके बाद बड़ौदा विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग को विकसित करने का इनका जो है प्रमुख योगदान रहा है। तो इन्होंने जो है व्यावसायिक कैरियर का प्रारंभ बड़ौदा विश्वविद्यालय में किया था और यहाँ पे ही इन्होंने समाजशास्त्र विभाग को विकसित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। आगे इनकी सैद्धांतिक तथा पद्धति शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य क्या थी। तो MN श्रीनिवास देश के लोगों को पाश्चात्य पुस्तकों या पवित्र सांस्कृतिक ग्रंथों से नहीं अपितु प्रत्यक्ष अवलोकन, क्षेत्रीय अध्ययन तथा क्षेत्रीय अनुभवों के आधार पर समझना चाहते थे। इससे पहले घुरिये, डुइमा, कई थिंकर्स हैं जिन्होंने भारतीय विधाशास्त्र का प्रयोग करके भारतीय समाज की व्याख्या की थी, लेकिन MN श्रीनिवास जो है इन्हें भारतीय समाज में क्षेत्रीय कार्य या फील्ड वर्क के अग्रणी के रूप में जाना जाता है। क्षेत्रकार के अध्ययन के आधार पर वे प्रकार्यात्मक एकता की अवधारणा को इन्होंने स्पष्ट किया है। तो यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, प्रकार्यात्मक एकता, जो कि पूछी जाती है एग्जाम में। इन्होंने कहा गाँव में जातियां स्वतंत्र हैं। तो गाँव में जातियां स्वतंत्र हैं। इन्होंने जो प्रकार्यात्मक एकता की बात की, कहीं गाँव में जातियां स्वतंत्र हैं और एक एकता के आधार पर यह कार्य करते हैं। श्रीनिवास के जाति और
धर्म में न केवल संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम को उभारा, साथ ही ग्रामीण परिवेश में जातिगतशीलता का वर्णन भी किया है। तो जातिगतशीलता के लिए इन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा की बात कही है, प्रभु जाति की चर्चा की है। अपने बातों को समझाने के लिए इन्होंने दो आधारों को स्वीकार किया है। एक पुस्तक दृष्टि के अंतर्गत धर्म, वर्ण, जाति, परिवार, ग्राम और भौगोलिक संरचना भारतीय समाज के मूल आधार हैं। इसके बारे में हमें जो ज्ञान मिलता है वह पवित्र धर्म ग्रंथों के माध्यम से प्राप्त करना जो है पुस्तक दृष्टि के रूप में देखा जाता है। दूसरा इनका जो प्रमुख कार्य था वह फील्ड वर्क के रूप में देखा जाता है, अर्थात क्षेत्र दृष्टि। तो एम.एन. श्रीनिवास की जो मान्यता थी वो भारत को विभिन्न क्षेत्रों के बारे में ज्ञान क्षेत्रीय कार्य द्वारा अधिक महत्वपूर्ण है। इसको वे क्षेत्र दृष्टि कहते हैं। क्षेत्र दृष्टि के लिए इन्होंने आनुभविक पद्धतियों का प्रयोग करना उचित समझते हैं, अर्थात वहाँ जाकर खुद से अनुभव प्राप्त करके तब उसके बारे में लिखना इन्होंने जो है इसका उपयोग किया है। आगे श्रीनिवास जो है समाजशास्त्र में डाटा इकट्ठा करने के लिए गणितीय और सांख्यिकी दोनों विधियों को महत्व प्रदान करते हैं या महत्ता को समझते हैं। अब इनके जो है सिद्धांत इन्होंने कौन कौन से दिए हैं या इनके जो सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य क्या क्या रहे हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो पहला इन्होंने कहा सामाजिक परिवर्तन। भारत के समाजशास्त्रियों और मानव शास्त्रियों के लिए सामाजिक परिवर्तन एक महत्वपूर्ण चिंतन रहा है। श्रीनिवास ने बृहद स्तर पर कई विश्लेषण किए थे जिनका प्रभाव स्थानीय स्तर पर पड़ा, जैसे संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण और निरपेक्षीकरण इनके जो है प्रमुख अवधारणाएं रही हैं, जिनका इन्होंने बृहद स्तर के साथ साथ जो है लघु स्तर पर भी प्रयोग किया है। आगे धर्म और समाज के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा धर्म और समाज के संदर्भ में रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कोर्ट्स ऑफ साउथ इंडिया नामक इनकी जो पुस्तक है वह देखी जाती है। इसके अध्ययन में एम.एन. श्रीनिवास ने ब्राह्मणीकरण की अवधारणा को विकसित किया है। इसका संबंध ब्राह्मणों की जीवन शैली और छोटी जातियों द्वारा अपने जीवन शैली को स्वीकार करने के साथ था। तो इन्होंने जो है सर्वप्रथम धर्म और समाज की व्याख्या के रूप में जो है इन्होंने ब्राह्मण संस्कृति से काफ़ी प्रभावित थे और इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति जीवन शैली को अपनाते हैं वह ब्राह्मणों की जीवन शैली होती है। और इसी अवधारणा को इन्होंने क्या कहा है कि ब्राह्मणीकरण की अवधारणा इन्होंने कही है। इसके बाद ब्राह्मणीकरण की अवधारणा की जो है इनकी आलोचना होने के पश्चात श्रीनिवास ने इसको और विस्तृत नाम देकर संस्कृतिकरण के रूप में प्रस्तुत किया है। संस्कृतिकरण क्या है? तो संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें निम्न जातियां, आदिवासी अथवा अन्य समूहों, विशेष रूप से द्विज जातियां की प्रथाओं, संस्कारों, विश्वासों, विचारों और जीवन शैलियों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह संस्कृतिकरण की डिफिनेशन के रूप में भी देखा जा सकता है और यह कई बार छोटे स्टेट लेवल के एग्जाम में जरूर से संस्कृतिकरण का टॉपिक पूछा ही जाता है। तो इन्होंने कहा कि यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा निम्न जातियां द्विज जाति अर्थात द्विज जाति में आपके क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य सभी आ जाते हैं, अर्थात अपने से ऊपर किसी जाति के जीवन शैली, संस्कार, विश्वास, विचारधाराओं आदि को अपनाना ही इन्होंने संस्कृतिकरण कहा है। भारत में सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए यह अंतर के लिए श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की प्रक्रियाओं के साथ साथ पाश्चात्यीकरण को भी देखा है। अब पाश्चात्यीकरण क्या है? तो पाश्चात्यीकरण यह है जब हम पश्चिम के कल्चर को अपनाते हैं या उनके जीवन शैली को फॉलो करते हैं, तो इसे इन्होंने कहा कि यह पाश्चात्यीकरण है। जहाँ निम्न जातियाँ अपने से उच्च अर्थात द्विज जातियों की जीवन शैली को अपना रहे थे, वहीं जो द्विज जातियाँ हैं वह अपने से उच्च समझकर सांस्कृतिक या यूरोपीय कल्चर को, पश्चिमी कल्चर को अपनाने का प्रयास करते थे। उसी को इन्होंने पाश्चात्यीकरण
किया है। पाश्चात्यकरण के संदर्भ में जैसे भारत का जो था परिवेश, धोती कुर्ता जो है भारत का परिवेश था, लेकिन आज जींस पैंट टी शर्ट आदि पहनना यह एक पाश्चात्यकरण की जो है निशानी ही है। भारतीय परंपराओं, संस्कृतिकरण जो है भारतीय परंपराओं से प्रभावित है, और पश्चिमीकरण जो है वह ब्रिटिश सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नवाचारों से प्रभावित है। निरपेक्षीकरण का संबंध जो है संस्थागत उद्देश्यों के नवाचार के साथ जुड़ा हुआ है। तो श्रीनिवास कहते हैं कि जो संस्कृतिकरण है वह खास करके भारतीय परंपराओं से प्रभावित होती है। पश्चिमीकरण ब्रिटिश की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नवाचारों से प्रभावित होती है। और निरपेक्षीकरण का संबंध जब हम किसी संस्थागत उद्देश्य में नए नियमों अर्थात बदलाव करते हैं तो उसके साथ जो है निरपेक्षीकरण जुड़ा हुआ होता है। श्रीनिवास ने गांव को भारतीय समाज और सभ्यता का सूक्ष्म प्रतिबिंब मानते हैं, और गांव ही है जो भारतीय सभ्यता के तत्वों को सुरक्षित रखते हैं। तो यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि गांव के संदर्भ में एम.एन. श्रीनिवास जी ने क्या कहा। तो यह गांव को भारतीय समाज और सभ्यता का सूक्ष्म प्रतिबिंब मानते हैं, अर्थात इनका मतलब है जो भारतीय समाज या सभ्यता बसती है वह गांव में ही बसती है। गांव के माध्यम से ही हम भारतीय समाज या सभ्यता को समझ सकते हैं। गांव ही है जो भारतीय सभ्यता के तत्वों को सुरक्षित रखे हुए है। तो आज भी काफी हद तक भारतीय सभ्यताओं को हम गांव में ही देखने को मिलेगा। ड्यूमो और पोकाक ने उनके कोर्स अध्ययन को भारतीय समाजशास्त्र में श्रेष्ठ रचना माना है। आगे रिलीजन एंड सोसाइटी नामक पुस्तक में एम.एन. श्रीनिवास ने हिंदू धर्म को समझना चाहा। उन्होंने संस्कृति, हिंदू धर्म और मूल्यों की चर्चा की है। श्रीनिवास यह मानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन यही हुआ कि जातियों ने द्विज जातियों के सांस्कृतिक तत्वों को अपने जीवन शैली में उतारा है और उनकी स्थिति में सुधार आया है। जो समूह ऐसा नहीं कर सके वे सबसे निम्न स्थिति में पहुंच गए हैं। तो रिलीजन एंड सोसाइटी नामक पुस्तक में एम.एन. श्रीनिवास ने कहा कि जो भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन का मुख्य रूप देखा जाता है कि जो द्विज जातियों के सांस्कृतिक तत्वों को निम्न जातियां अपना लेती हैं उनकी स्थिति में कुछ हद तक सुधार आया है, लेकिन अभी तक जिन लोगों ने नहीं सुधार किया है वह अभी भी निम्न जाति बनी हुई है। हिंदू धर्म को उन्होंने जाति व्यवस्था में देखा है और उनके अनुसार भारतीय परंपराएं वस्तुतः हिंदू परंपराएं हैं, और हिंदू परंपराएं जाति व्यवस्था में निहित होती हैं। पवित्रता से परिपूर्ण हिंदू धर्म के उनके विचार में कहीं नहीं था। तो इन्होंने जो कहा है कि जो जाति परंपराएं होती हैं वही हिंदू परंपराएं हैं। इन्होंने पवित्रता, अपवित्रता जैसे दुर्खीम बात करते हैं और अन्य कई लोग बात करते हैं, उसकी चर्चा जो है एम.एन. श्रीनिवास कहीं नहीं करते हैं। इनके अलावा इन्होंने कहा कि जो भारतीय परंपरा है वह केवल हिंदू परंपरा है। इन्होंने माइनॉरिटी जैसे मुस्लिम, ईसाई और अन्य धर्मों की जो है अवहेलना की, जिसके लिए इनकी आलोचना भी की गई थी। ग्राम का अध्ययन। तो धर्म और जाति के बाद एम.एन. श्रीनिवास के अध्ययनों का तीसरा केंद्र ग्राम था। इसकी प्रेरणा उन्हें 1945-46 में रेडक्लिफ ब्राउन से प्राप्त हुई थी। इसके लिए मैसूर के गांव रामपुरा को उन्होंने अपने अध्ययन के लिए चुना। तो छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं कि उन्होंने किस गांव का अध्ययन किया है। तो मैसूर के रामपुरा गांव का अध्ययन किया है, और इस अध्ययन के आधार पर उन्होंने प्रभु जाति की अवधारणा को विकसित किया है। अपनी 1976 में अपनी पुस्तक द रिमेम्बर्ड विलेज, तो इनकी पुस्तक का रिमेम्बर्ड विलेज नाम रखने का बहुत रोचक घटना है। तो इनकी जो ऑफिस थी जहाँ पे इन्होंने इस गांव का अध्ययन करके जो भी डाटा था वह रखा हुआ था, वहाँ पे आग लग जाने के कारण इनका जो शोध कार्य था वो सभी जल गए, जिसके कारण इनकी जो मनुस्मृति में जानकारियाँ थी उसी को याद करके इन्होंने यह पुस्तक लिखी है। इसीलिए इस पुस्तक का नाम इन्होंने द रिमेम्बर्ड विलेज रखा। में इन्होंने सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों की चर्चा की और लिखते हैं कि भारत की स्वतंत्रता के बाद तकनीकी प्रगति ने रामपुरा गांव के जीवन को परिवर्तित किया है।
तकनीकी परिवर्तन के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक परिवर्तन भी हुए हैं। तो भारत की स्वतंत्रता के बाद इन्होंने कहा कि जो भारत में तकनीकी उद्योग औद्योगिकरण हुआ, इस सब का जो है प्रभाव रामपुरा गांव के भी जीवन पे पड़ा है, जिसमें यहाँ के तकनीकी के साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक परिवर्तन भी देखने को मिलता है। श्रीनिवास के अनुसार भारतीय समाज यथार्थ में जाति समाज है और इवांस पिचार्ड का प्रभाव भी इन पर था। प्रकार्यात्मक विधि में दोनों मानव शास्त्री उच्च स्तर के थे। श्रीनिवास के मत में भारतीय परंपराएं जाति, धर्म और गांव में हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो जाता है कि इनका जो मानना था कि भारतीय समाज की जो वास्तविकता है वह जातीय समाज की वास्तविकता है, और जातीय समाज जो है वह गांव में मिलती है, और गांव से ही जो है धर्म जुड़ा हुआ होता है। इनका विचार था कि भारतीय सामाजिक संरचना का संबंध हिंदू धार्मिक संरचना से मिलता है, और हिंदू धार्मिक संरचना जो है गांव में मिलती है, और खास करके इन्होंने जाति व्यवस्था की यहाँ पर चर्चा करते हैं इस संदर्भ में। आगे 1993 टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित एक लेख में इन्होंने लिखा था कि भारत एक दर्शन की आवश्यकता है। इन्होंने कहा भारत में एक दर्शन की आवश्यकता है जिसमें आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संकट से मुक्ति पाई जा सकती है। तो इन्होंने कहा भारत को एक दर्शन या एक ऐसे दर्शन की आवश्यकता है, विचारधारा की आवश्यकता है जो इसे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संकट से मुक्ति दी जा सके। तो संस्कृतिकरण एवं प्रभुजात की अवधारणा को इन्होंने राष्ट्रवाद के करीब ले जाती है। इन्होंने कहा कि संस्कृतिकरण एवं प्रभुजात की जो अवधारणाएं हैं यह समाज या व्यक्ति को राष्ट्रवाद के करीब ले जाती है। आगे एम.एन. श्रीनिवास का रिमेम्बर्ड विलेज जो है दक्षिण भारत के गांव के परिवर्तन का उपन्यास सरीखा है, अर्थात दक्षिण भारत के गांव में किस तरह परिवर्तन हुआ है यह एक उपन्यास की तरफ इनका रिमेम्बर्ड विलेज देखा जाता है। गांव में उन्होंने 3 आधारों की चर्चा की है। पहला कि गांव का मुखिया पुराने जमाने के भूपति या जमींदार और वह व्यक्ति जो गांव का वाह्य शक्तियों के साथ जोड़ता है। कुले गोड़ा, नाड़ू गोड़ा इसी प्रकार का पात्र, अर्थात इन्होंने कहा गांव में 3 आधार होते हैं। पहला परिवर्तन के लिए, पहला गांव का मुखिया, दूसरा पुराने जमाने के जो भूपति या जमींदार होते हैं अर्थात गांव के बड़े लोग, और तीसरा वह जो गांव के बाहर जाकर वाह्य शक्तियों के साथ जोड़ता है, जैसे नगर के साथ, उद्योग धंधों के साथ, तकनीक के साथ जोड़ता है। तो ऐसे व्यक्ति को श्रीनिवास ने कूड़े गोड़ा और नाड़ू गोड़ा जैसे नाम से संबोधित किया है। श्रीनिवास ने हिंदू समाज और संस्कृति के विश्लेषण के साथ गैर हिंदू समुदायों की भी चर्चा की जो हिंदुओं के साथ निरंतर क्रियारत हैं और आमने सामने थे। यदि हम इस पर विचार नहीं करते तो हम भारत की जटिल सांस्कृतिक विचारधाराओं को समझा नहीं जा सकता। तो कहीं कहीं पे एकदम बहुत कम मात्रा में इन्होंने जो है गैर हिंदू समुदायों की चर्चा की है। इनका मानना था कि उनकी भी चर्चा की जानी चाहिए ताकि हमें जो सांस्कृतिक विचारधारा है भारत की उसको समझा जा सके। आगे इनका जातीय दृष्टिकोण क्या था? तो श्रीनिवास जाति को एक विभाजनकारी व्यवस्था मानते हैं। प्रत्येक जाति में उपजातियों को विभाजित किया जाता है। तो श्रीनिवास का जो जातीय दृष्टिकोण था वह कि एक विभाजनकारी व्यवस्था है जिसमें अलग अलग स्तर पे अलग अलग लोग पाए जाते हैं। प्रत्येक जाति में कई उपजातियां होती हैं जिनके विभाजन का प्रमुख आधार होता है पहला अंतर विवाह, अर्थात अपनी ही जाति में विवाह, अंतः विवाह या अंतर विवाह, अपनी ही जाति में विवाह। इसको श्रीनिवास ने कहा कि यह जाति की रीढ़ के रूप में देखा जाता है या आत्मा कह सकते हैं, जिसके सदस्य एक ही व्यवसाय में लिप्त हो। जैसे अपने पारंपरिक व्यवसाय में एक जाति के लोग लिप्त होते हैं, जैसे सुनार हो गए सोने के कार्य में, लुहार हो गए लोहे के कार्य में हो गए, चमार हो गए चमड़े के कार्य में। इस तरह के मतलब इन्होंने कहा जातियों का जो है पारंपरिक व्यवसाय होता है और प्रत्येक जाति का अपना अपना व्यवसाय निश्चित होता है।
उसके बाद कहा सांस्कृतिक तथा सामाजिक जीवन की समता। लगभग प्रत्येक जाति की अपनी संस्कृति और सामाजिक जीवन एक जैसी होती है। अगली बात इन्होंने कहा जिसके सदस्य समान संस्कृति के पोषक होते हैं, अर्थात प्रत्येक जातियां एक जैसी संस्कृति के पोषक होते हैं। जिसके सदस्य एक ही प्रकार की व्यवस्था अर्थात पंचायत व्यवस्था से संचालित होते हैं, अर्थात प्रत्येक जातियों की अपनी जाति पंचायतें होती थीं जो प्रत्येक अपनी अपनी जातियों के संचालन का कार्य करती थी। अब उपजातियों के इन तत्वों के अतिरिक्त अन्य लक्षणों की बात भी एम.एन. श्रीनिवास करते हैं, जैसे श्रेणीबद्धता। वंशानुगत आधार पर बने इन समूहों में एक श्रेणी आधार में ढाल दिया जाता है। जैसे ब्राह्मण को उसमें सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त दिया गया है और शूद्र को निम्न या निम्न जातियों के अस्पृश्य जातियों के रूप में देखा जाता है। अगला इन्होंने कहा व्यवसायिक विभेद। श्रीनिवास जाति और व्यवसाय को बीच गहरा संबंध मानते हैं और इनके अनुसार अब तक जाति और कुछ नहीं बल्कि क्रमबद्ध रूप से व्यवसायिक विभेदीकरण है। तो श्रीनिवास कहते हैं जाति और व्यवसाय का संबंध होता है और व्यवसाय के आधार पर ही जातियों का जो है विभेदीकरण हुआ है। आगे इन्होंने प्रतिबंध की बात की है। आपस में मिलने जुलने, वेशभूषा, संवाद, प्रथाओं के संबंध में कई जातियों में भेदभाव पाया जाता है। भोजन प्रतिबंध पाया जाता है, अर्थात प्रत्येक जातियां ज़्यादातर अपनी ही कोई फंक्शन होता है तो अपनी ही जाति के लोगों के साथ फंक्शन करते हैं, या जो जमींदार भूपति बड़े लोग होते हैं उनके फंक्शन में तो सभी आते हैं, लेकिन जो निम्न जातियां होती हैं वह केवल अपनी ही जातियों में होते हैं। और निम्न जातियों के यहाँ भोजन जो है प्रतिबिंबित होता है। उच्च जातियाँ जो है निम्न जातियों के यहाँ भोजन नहीं करती हैं, जल नहीं ग्रहण करती हैं, जबकि निम्न जातियाँ भी जो है जातीय आधार पर या उनके फंक्शन में जाकर सेवा देते हैं और भोजन प्राप्त करते हैं। इस तरह की सिस्टम जो है पाया जाता था कि भोजन प्रतिबंध पाया जाता है, अर्थात किसी भी फंक्शन या उसमें अपनी ही जातियों और या द्विज जातियों को ही निमंत्रण दिया जाता था। अशुद्धता। जातियों के बीच दूरी अशुद्धता के आधार पर तय होती है और अशुद्धता का निर्णय उनके व्यवसाय के माध्यम से किया जाता था कि व्यक्ति क्या करता है। जैसे ब्राह्मण अपने आप को सबसे शुद्ध समझते थे क्योंकि वह पूजा पाठ का कार्य करते थे। वहीं जो निम्न जातियाँ स्पृश्य जातियाँ हैं जो चमड़े का कार्य करती थी, उन्हें सबसे अशुद्ध जाति के रूप में देखा जाता है। प्रत्येक जाति की पंचायतें होती थीं, जाति पंचायतें और जाति सभाएं। तो उपर्युक्त सभी तत्वों को नियंत्रित करने के लिए जो है जातियों की अपनी अपनी संस्थाएं होती थी या पंचायत, जिन्हें हम जाति पंचायतें कहते हैं। जाति के जो वृद्ध व्यक्ति होते थे वह जाति के लोगों के आचरण को नियंत्रण करने के लिए जाति पंचायतों का कुछ नियम और कानून था, जिसको सभी जातियों के लोगों का अपनी जाति के लोगों के ऊपर नियंत्रण रखते थे या पालन करना अनिवार्य था। अगर ऐसा न करने पर उन्हें अपनी जाति से निकाल दिया जाता था या समाज से निकाल दिया जाता था दंड के रूप में, अगर वह जाति के पंचायत के खिलाफ जाते थे तो। आगे संस्कृतिकरण की बात करते हैं। एम.एन. श्रीनिवास ने यह देखा था कि किस प्रकार जाति श्रेणीबद्धता में अपना स्थान बदलने के लिए अन्य जातियां जो है उनके संदर्भ में है, उनकी सांस्कृतिक आदतों को स्वीकार कर इस प्रक्रिया को सम्मिलित होती हैं। तो एम.एन. श्रीनिवास ने देखा कि लगातार जो है जातियां अपनी परिस्थिति में परिवर्तन या श्रेणीबद्धता में उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए द्विज या उच्च जातियों के जीवन शैली को अपनाते थे, जिसे इन्होंने संस्कृतिकरण की संज्ञा दी, जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। आगे प्रभु जाति के संदर्भ में इनका क्या विचार था। तो जाति के अतिरिक्त एम.एन. श्रीनिवास ने परंपराओं की अभिव्यक्ति पर भी अपने को केंद्रित किया था और प्रभु जाति में भारत की सामाजिक राजनैतिक संरचनाओं पर लागू करके देखा गया था। इस सारे आधार पर इन्होंने 6 तत्वों की चर्चा की है, प्रभु जाति के 6 तत्वों की चर्चा की है। तो इससे भी प्रश्न बनता है, तो यह भी इम्पोर्टेंट हो जाता है जितने भी तत्व होते हैं कि यह डायरेक्ट ऑप्शन में पूछा जाता है। तो खेती योग्य भू यातायात जमीन का स्वामित्व, अर्थात जिनके पास
जोत वाली भूमि का जो है अत्यधिक स्वामित्व होता है, जिनके पास जोत भूमि ज़्यादा होती थी। दूसरा, जिनकी गाँव में संख्या अधिक होती थी। तीसरी विशेषता, स्थानीय श्रेणीबद्धता में उनका स्थान क्या है, उच्च स्थान अर्थात जैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय। उसके बाद पाश्चात्य शिक्षा अर्थात उनकी शिक्षा किस लेवल की है। प्रशासन में नौकरियां, आय का नगरीय स्रोत। तो यह इन्होंने 6 प्रकार के प्रभु जाति की विशेषताओं की बात की, जिनमें खेती योग्य जो बहुतायात भूमि होती है उस पर स्वामित्व किन जातियों का अधिक है, संख्या में किन की अधिकता अधिक है, और श्रेणीबद्ध में कितने उच्च स्थान पर उनकी है। पाश्चात्य शिक्षा अर्थात उनकी एजुकेशन लेवल क्या है, प्रशासन में नौकरी और आय के नगरीय स्रोत। इनके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण इन्होंने 3 तत्वों की बात की है। पहला कि उनकी जनसंख्या शक्ति, दूसरा भूमि के आधार अधिकार पे कारण या अर्थ शक्ति अर्थात उनके पास कितनी अधिक भूमि है कृषि योग्य, और तीसरा उनके पास राजनीतिक शक्ति है। तो यह 3 महत्वपूर्ण है जो कि ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में प्रभु जाति की विशेषता के रूप में। तो मैसूर में रामपुरा का उदाहरण देते हुए श्रीनिवास कहते हैं कि गांव में कई जातियां हैं, ब्राह्मण, कृषक और अस्पृश्य जातियां। सांस्कृतिक दृष्टि में कृषक जातियां ब्राह्मणों से निम्न मानी जाती हैं, लेकिन उनके पास भूमि के माध्यम से अपार शक्ति है और गांव के राजनीतिक मामलों में इनका हस्तक्षेप देखने को मिलता है। और अपने क्षेत्रीय कार्य में इन्होंने पाया था कि कुर्क्स जो ओक्कालिंगा जातियां थी वह अपने गांव में प्रभुता के साथ जुड़ी हुई थी, जबकि वह निम्न जातियों की श्रेणी में रखी जाती है। तो जो ओक्कालिंगा है वह संख्या के आधार पर इन्होंने कहा कि वह वहां पे संख्या के आधार पर प्रभु जाति थी। एस.सी. दुबे ने आलोचना करते हुए कहा कि जो इनका प्रभु जाति का अवधारणा है उसके स्थान पर प्रभु व्यक्ति का उपयोग किया जाना चाहिए या किया जाए। तो यह इन्होंने आलोचना करते हुए की है। तो यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और खास करके इंटरव्यूज में पूछ लिए जाते हैं ये सब फैक्ट। अब आलोचना देखते हैं। तो श्रीनिवास के जीवन का एक ऐसा लक्ष्य भारतीय समाज को समझना था। यद्यपि उन्होंने तकनीकी आर्थिक विकास की चर्चा की, पर समाज के निम्न वर्गों की चर्चा उन्होंने नहीं की थी। धार्मिक तो आर्थिक विकास की जब चर्चा करते थे तो इन्होंने जो है निम्न वर्गों की चर्चा वहाँ पर नहीं की थी। धार्मिक अल्पसंख्यकों की चर्चा भी उन्होंने नहीं की, इसलिए इनकी आलोचना की गई। उनके अनुसार भारतीय परंपरा वे हैं जो जाति और गांव में प्रचलित है। हिंदू परंपरा को उन्होंने भारतीय परंपरा माना है। कुछ आलोचकों का मानना है कि ब्राउन और पिचार्ड से प्रभावित होकर एक समूह का दूसरे समूह की परिस्थितियों की नकल कर संस्कृतिकरण की अवधारणा को इन्होंने दिया है। तो कुछ आलोचक मानते हैं कि जो ब्राउन और पिचार्ड से जब इन्होंने प्रभावित हुए तो होकर इन्होंने क्या जो उनका था कि एक समूह के लिए दूसरे समूह की परिस्थितियों की नकल करके अपनी परिस्थिति को बढ़ाते हैं, उसी आधार पर इन्होंने संस्कृतिकरण की व्याख्या की है। कहा जाए तो इनसे विकसित अवधारणाओं का कोई अपनी मौलिकता नहीं है। उनका संक्षेप में कहा जाए तो इनका जो विकसित अवधारणा है उसकी अपनी कोई मौलिकता नहीं है, यह मुखर्जी कहते हैं। हाँ। लेकिन जो है इसका खंडन करते हुए एम.एन. श्रीनिवास ने कहा है कि जो अपनी संस्कृतिकरण की अवधारणा की इन्होंने बात की है वह यहाँ के परिप्रेक्ष्य में की है। समाजशास्त्र के प्रारंभिक विद्वानों में इन प्रक्रियाओं को नहीं जानते थे। जो कुछ उन्होंने स्वीकार किया वह उनके द्वारा स्वीकृत मूल्यों, प्राथमिकताओं, सैद्धांतिक रचनाओं और शोधों में उनके द्वारा स्वीकृत स्वरूपों का सम्मिलित था। तो इन्होंने कहा जो प्रारंभिक विद्वान थे तो इन जैसी प्रक्रियाओं को अर्थात संस्कृतिकरण, प्रभु जाति जैसी प्रक्रियाओं की चर्चा उन्होंने नहीं की थी, जिसे बाद में श्रीनिवास ने वहाँ के स्वीकृत मूल्य और प्राथमिकताओं को आधार को सैद्धांतिक रचनाओं के रूप में पेश किया है। यह कुमारा स्वामी और डी.पी. मुखर्जी का कहना है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया पर योगेंद्र सिंह का मत था
कि इसे के दो संदर्भों में समझा जाना चाहिए। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूछा गया है। तो योगेंद्र सिंह ने कहा कि संस्कृतिकरण के दो संदर्भ होंगे। पहला होगा ऐतिहासिक विशिष्ट आधार पर और दूसरा संदर्भात्मक आधार पर। इन्होंने इसकी बात कही है 1972 में। वहीं मिल्टन सिंगर ने इसी तरह की अवधारणा की बात मिल्टन सिंगर अर्थात योगेंद्र सिंह का जो है समर्थन ये भी करते हैं। अब आइए देखते हैं इनकी जो है प्रमुख पुस्तक क्या है। तो प्रमुख पुस्तक जो है मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर 1942 में इनकी जो है पहली पुस्तक रही है। रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया 1952 इनकी जो है दूसरी और सबसे प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है 1952। इसके बाद इंडियाज विलेज 1955। इसके अगली पुस्तक है इनकी जो है कास्ट इन मॉडर्न इंडिया इन अदर एसेस 1962। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया 1966। द रिमेंबर्ड विलेज 1976 और इंडियन सोशल स्ट्रक्चर 1980 में प्रकाशित हुई है। द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेस 1987। द कोहेसिव रोल ऑफ संस्कृताइजेशन 1989 है। और ऑन लिविंग इन द रिवोल्यूशन एंड अदर एसेस 1992। विलेज कास्ट एंड जेंडर एंड मेथड 1996। इंडियन सोसाइटी थ्रू पर्सनल राइटिंग 1996 जो है इनकी प्रमुख पुस्तक रही है। तो पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यह पुस्तक जो है बार बार पूछी जाती है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर इनकी पहली पुस्तक 1942 में प्रकाशित हुई। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया 1952 में इनकी दूसरी पुस्तक प्रकाशित हुई। इंडियाज विलेजेस दो है 1955 में प्रकाशित हुई। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेस 1962 में प्रकाशित हुई। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया 1966 में प्रकाशित हुई। द रिमेंबर्ड विलेज 1976 में प्रकाशित हुई। द इंडियन सोशल स्ट्रक्चर 1980 में प्रकाशित हुई और द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेस 1987 में प्रकाशित की गई। द कोहेसिव रोल ऑफ संस्कृताइजेशन 1989 में प्रकाशित की गई। और यहाँ पे ईयर भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि कभी कभी ज़्यादा 2-4 क्वेश्चन अरेंज करने के लिए दे देता है, खास करके यूजीसी नेट एग्जाम में। उसके बाद ऑन लिविंग इन रिवोल्यूशन एंड अदर एसेस 1992। विलेज कास्ट एंड जेंडर मेथड 1996। इंडियन सोसाइटी थ्रू द पर्सनल राइटिंग्स 1996 में इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई। प्रमुख लेख इन्होंने कुछ लेख लिखे हैं जिनमें द ऑन लिविंग इन ए रिवोल्यूशन 1996 में, सम रिफ्लेक्शंस ऑन डायरी 1984 में, सॉरी यहाँ जो है ऑन लिविंग रिवोल्यूशन जो है 1986 है अर्थात 1986 है। और द इनसाइडर एंड आउटसाइडर इन द स्टडीज ऑफ कल्चर 1984 में इन्होंने लेख लिखा है। तो ये सभी लेख जो रहे हैं इनके वह सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में रहे हैं और प्रकाशित किए गए थे। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।